Question number 1. Total number of zones of Indian Railway. Total number of zone in Indian Railway is 16. So correct answer for the question 1 is 16. Northern Railway, Eastern Railway, Western Railway, like that. There are 16 different zones available in the Indian Railway. Now question number 2. Question number 2 is full form of the IRCTC. The full form of IRCTC is Indian Railways Catering and Tourism Corporation Limited. So question 2 answer is D. Now move to the question number 3. Question number 3 is gauge is called, gauge is the inner surface difference of the railhead, the distance between two inner surface of the railhead. This is the correct answer for the question number 3. Now question 4. A dimension of the broad gauge, meter gauge, narrow gauge and standard gauge as per the Indian Railway in meter. Nowadays mostly use broad gauge. So सबसे पहले आपको broad gauge के लिए तो याद होना ही चाहिए, that is 1.676 मीटर and for the meter gauge it is 1 मीटर only. So आप दो ऑप्शन देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज सी. Narrow gauge it is 0.61 meter and standard gauge it is 1.435. Narrow gauge is used in very hilly area, in the hilly area only. So question number 5. The gauge represent the minimum dimension of the bridge. Now minimum dimension of the bridge, that means जो आपका डायमेंशन है ब्रिज का, उनको आप क्या कह सकते हैं, तो दैट इज़ दी कंस्ट्रक्शन गेज, क्योंकि आपको उनको कंस्ट्रक्ट करना है. याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो. देन द गेज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द व्हीकल. तो जो व्हीकल का मिनिमम जो मैक्सिमम डायमेंशन होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, लोडिंग गेज कह सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज बी. बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रैक कंपोनेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रेलवे. तो सबसे पहले उन लेयर वाइज क्या हो सकता है, तो सबग्रेड हो सकता है पहले, फिर होता है आपका एम्बैंकमेंट, देन आपकी जो बालास्ट है वो आती है, फिर स्लीपर होती है उनके ऊपर, और फिर आपके उनके ऊपर आपको रेल को रखना है. सो द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 इज डी. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन 7. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अलाइनमेंट सर्वे फॉर द इंडियन रेलवे. जैसे ही आपको अगर नई रेलवे आपको बनानी है, ट्रैक्स नए रेलवे ट्रैक बनाने, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सर्वे सबसे पहले करना चाहिए. तो सबसे पहले ट्रैफिक सर्वे होता है, फिर रिकॉनेंस सर्वे होता है, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, लास्ट में आप डिटेल सर्वे करते हैं. तो इस हिसाब से करेक्ट ऑर्डर जो हुआ वो होगा आपका ए. ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7. Now, suggest below important specification of Indian Railway for the broad gauge track. Question 1 जो है required minimum thickness of the ballast. आपको जो minimum thickness of ballast जो होती है वो होती है 300 mm. And second question is the length of one rail, that is 13 meter. याद रखना आपको 13 meter for the broad gauge. Third question is weight of the rail kg per meter, that is 60. 60 is the weight of the rail kg per meter. So the correct answer is A. A is the correct answer for question 8. Now question 9. Suggest specification of railway for broad gauge track. First, maximum degree of curvature. Maximum degree of curvature जो होगा that is 10 degree only. So 10 degree से ज़्यादा आप curvature नहीं रख सकते. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द सिंगल लाइन ट्रैक. जो सिंगल लाइन ट्रैक की फॉर्मेशन विड्थ होती है वो 6.1 मीटर होती है. तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज बी. बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ 10. नंबर ऑफ ट्रेन कैन बी हैंडल्ड और से रन सेफली ऑन द ट्रैक पर आवर इज नोन एज. जो एक आवर में आप मैक्सिमम ट्रेन कितनी चला सकते हो एक ही ट्रैक पर, दैट इज नोन एज द ट्रैक कैपेसिटी. तो आंसर जो 10 का है वो होगा आपका डी आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 जो है आपके पास, उनमें क्या पूछा है, एन इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. जो एक इंडेक्स है, जैसे हम बात करते हैं इलोंगनेशन, तो एक इंडेक्स है टू मेज़र दी जो आपकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है,
उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और स्ट्रेन आप फाइंड कर रहे हो तो डेल्टा एल बाय एल होता है। इस तरह से जो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन के सामने कितना रेजिस्टेंस है वो डिफाइन करने के लिए आपको क्या नाम देते हैं उनको, तो उनको नाम देते हैं ट्रैक मॉड्यूलस। आप यूनिट के साथ भी याद कर सकते हो, क्योंकि कोई भी मॉड्यूलस है, इलास्टिक मॉड्यूलस है या प्लास्टिक मॉड्यूलस है, तो जितने भी मॉड्यूलस है उनकी यूनिट होती हो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो आप याद कर सकते हो यहाँ से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो सकता है, तो वो ट्रैक मॉड्यूलस का ही हो सकता है। सो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ कोनिंग, सबसे पहले तो कोनिंग होता क्या है, जो आपके रेल के जो व्हील होते हैं वो फ्लैट नहीं होते, पहले तो वो थोड़ी बहुत स्लोप में होते हैं, और यही पूछा है आपको कितना स्लोप होता है, वो स्लोप होता है 1/20। बट फिगर में आप देख लीजिए तो फिगर में आपको साफ दिखेगा, ये जो पूरा स्लोप है वो दिया रहता है टू न्यूट्रलाइज दी सेंट्रल पोजीशन में व्हील रहे, इसलिए ये हम रखते हैं, उनको बोलते हैं हम कोनिंग ऑफ द व्हील। Fixture used to join the rail and holds the rail in both horizontal and vertical plane। तो horizontal plane और vertical मतलब आपको ना तो horizontal movement हो रेल की, ना तो vertical movement हो, उनके लिए आप किससे join करते हैं, तो उनका नाम है fish plate। Fish plate is the correct answer for the question number 13। Number 14, height of flat footed rail section as per the Indian Railway specification for 52 केस दिए हैं दो, एक है 52 और 60 kg पर मीटर। तो आपको एग्जाम में अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा 52 के लिए जो आपका हाइट होती है फ्लैट फुटेड की वो होती है 156 mm एंड फॉर दी 60 इट इज़ 172 mm। तो याद करिएगा फिर से 52 के लिए होता है 156 और 60 के लिए होता है 172। तो आंसर इज A is the correct answer for the question number 14. Now move to the question number 15. 15 is the on a single rail track goods train loaded with heavy iron material run starting from A to B and then empty wagons, मतलब जो जिसमें कोई लोडिंग नहीं है वैसी कोई ट्रेन फ्रॉम B to A, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। अब पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ क्रिप इन दी रेल्स। अब क्रिप किस में होगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिप होता क्या है। और यहाँ जो है एक हैवी ट्रेन है जो A से B जा रही है, और एक खाली है एम्प्टी ट्रेन है वो B to A आ रही है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। अब जानना ये है क्रिप मतलब जो आपका डिफॉर्मेशन है वो किस में ज़्यादा होने वाला है, इन डायरेक्शन ऑफ B to A और A to B। तो आपको पता ही है कि आपका जो डिफॉर्मेशन होगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोड के कारण ज़्यादा होने वाला है, तो मोर डिफॉर्मेशन जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका जो गुड ट्रेन है, हैवी लोडेड ट्रेन है, वो जिस डायरेक्शन में जाती होगी उसी डायरेक्शन में होगा। सो द आंसर इज मोर इन द डायरेक्शन ऑफ A to B। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 इज B। B इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन 16। Creep is occur due to the moving load caused deflection. The theory is known as। now किस थियरी के बेस हमने क्रीप को डिफाइन किया है, दैट इज द वेव मोशन थियरी। आपको पता ही है जिस तरह से आपका मूविंग जो लोड है वो एक तरह से वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन है मतलब कि वेव मोशन ही होगा, तो आप याद कर सकते हो इस तरह से वेव मोशन। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज वेव मोशन। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ द थियरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रीप ड्यू टू बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ ड्राइविंग व्हील इज। नाउ क्वेश्चन इज नाउ डेवलपमेंट ऑफ क्रीप। अब जो डेवलपमेंट हो रही है क्रीप में ड्यू टू द बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ ड्राइविंग व्हील, तो जो ड्राइविंग व्हील है मतलब जो
आपके जो व्हील है वो उनके हिसाब से, तो उनको क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप लेट सपोज हम बाइक पे जाते हो तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो होता क्या है, ड्रैग होगा। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ क्रीप होगा वो होगा ड्रैग थियरी पर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होता है ड्रैग। ड्रैग इज द करेक्ट आंसर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रीप। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्रीप ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ व्हील at the rail and ahead at joints. The theory behind this phenomena is similarly as I said earlier. जैसे ही आप कहीं इम्पैक्ट आ रहा है, या तो आप एकदम से जोर लगाओ उन पर, या तो एकदम से ब्रेक लगाइए, तो आप हो क्या रहा है वहाँ पे, तो पूरी जो आपकी व्हील है, मोमेंट है, वो एक ड्रैग होगी। तो इसी तरह से इनका भी नाम हम देंगे ड्रैग थियरी। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज B. Now question 19, find the expression for the sleeper density of broad gauge track if 18 sleepers are used under the rail. Now total आपको पता है, एक जो पहले आपको एक क्वेश्चन था कि 13 मीटर की होती है, तो सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है, टोटल यहाँ दिया है दैट इज 18, एक जो होगा वो 13, तो 13 प्लस x लिख दीजिए इक्वल टू कर दीजिए 18। अब आपके पास कौन सा आंसर बचा है, तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, 18 माइनस 13 इक्वल टू 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर द m प्लस 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। 13 इज द लेंथ ऑफ वन रेलवे स्लीपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, once again it is the application of the question number 19। अब पूछा क्या है, टोटल 1660 that is 1660 number of sleeper per kilometer length of broad gauge railway track, कैलकुलेट स्लीपर स्पेसिंग। अब स्पेसिंग आपको फाइंड करनी है, तो स्पेसिंग आप कैसे फाइंड करोगे, तो पहले आपको एक पता है, एक अगर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मतलब उनको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो एक 1 मीटर हो गया, सॉरी 1000 मीटर हो गए। अब वहाँ पे टोटल कितनी है, तो 1660 है। तो इनका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा दैट अप्रोक्सीमेटली 0.6 समथिंग। सो इट इज़ 0.6 इज द करेक्ट, नियरली 0.6 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन 21, 1666 that is 1666 number of sleeper per kilometer length of broad gauge railway track, find expression for the sleeper density in terms of m plus x. Now what you need to calculate is, first you have to find out 1000 divided by 1666, that is nearly 0.6, that is nearly 0.6. Now अब आपको ये पता है 13 मीटर में जो है वो आपको एक लेंथ होती है एक स्लीपर की, यहाँ आपको चाहिए 0.6, तो 0.6 से डिवाइड कर दीजिए, 13 डिवाइड बाई 0.6 कर दीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा आंसर अप्रोक्सीमेटली 21 पॉइंट समथिंग। सो इट इज़ डिजिट में आप कन्वर्ट कर दोगे तो 22 मिल जाएंगे आपको आंसर। Now 22 is number of sleeper per rail। अब आपको उनको कन्वर्ट करना है m प्लस कुछ डिजिट में, तो यहाँ पे आपको टोटल 22 चाहिए, तो 22 इक्वल टू कर दीजिए, इससे पहले दो एग्जाम्पल के पहले हमने किया था ये m प्लस x वाला, तो x जो है वो आपका 13 है, तो सॉरी m जो है आपका वो 13 है, तो यहाँ से मैं इनको रब कर देता हूँ पहले, तो 13 प्लस x जो होगा वो आपका 22, सो x आपका जो बचेगा 22 माइनस 13 दैट इज़ दी 9। सो आपको जो आंसर चाहिए वो होगा आपका m प्लस 9। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, D इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, loose ballast between two adjacent sleeper is known as,
as creep blast. Okay, so the question 22 answer is A. Question 23, process of ramming the blast underneath the sleeper is known as, उनको क्या कह सकते हैं, तो उनको कहते हैं पैकिंग. आंसर इज बी. बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द process of ramming the ballast underneath the sleeper is not the packing. Question number 24. Question number 24 is ballast surrounded the sleeper is known as, जो surrounded में ballast होती है उनको क्या नाम देते हैं, उनको नाम देते हैं boxing. तो उनको नाम देते हैं boxing. Question number 25. अलाउएबल एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, ये अब मटेरियल की बात हो गई है. तो मटेरियल जो है आपके पास एग्रीगेट, उनकी एब्रेशन वैल्यू मैक्सिमम कितनी अलाउएबल है, तो आंसर है 30% मैक्सिमम. तो मैक्सिमम 30% अलाउएबल है एज पर द इंडियन रेलवे. तो क्वेश्चन नंबर 25 आंसर इज ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मटेरियल बेस्ड ही है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अलाउएबल एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू परसेंटेज एज पर द IR स्पेसिफिकेशन, इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन. तो इम्पैक्ट वैल्यू की वैल्यू जो है वो 20% मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो आपका आंसर हो गया है 26 का बी आंसर. अब 27 की बात कर लेते हैं. अलाउएबल वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर द बालास्ट परसेंटेज एज पर द इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन इज 1% ओनली. तो मैक्सिमम जो परसेंटेज अमाउंट होती है वो 1%. तो 27 में आंसर हो गया बी. अब बात करते हैं 28 का. एज अ सेक्शन इंजीनियर ऑफ इंडियन रेलवे यू हैव टू चेक ग्रेडेशन ऑफ बालास्ट सजेस्ट अलाउएबल कितना परसेंटेज रिटेन ऑन 65 mm एंड अलाउएबल परसेंटेज रिटेन ऑन 40 mm सीव. तो आपके पास ये भी एक मटेरियल बेस्ड ही क्वेश्चन हो गया. सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो ग्रेडेशन के बारे में और रिटेन ऑन दी 65 mm सीव में, और सेकंड जो है परसेंटेज रिटेन ऑन दी 40 mm सीव में. तो क्वेश्चन जो है परसेंटेज में वो होगा आपका 2% एंड जो 40 mm में है वो होगा आपका 40 to 60%. So question number 28 answer is C. Question number 29. An intervening layer of superior material that is provided in the body of the bank just underneath the ballast cushion in railway track is known as blanket layer. उनको नाम देते हैं हम blanket layer. तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर इज डी. नाउ लास्ट क्वेश्चन 30th. द मेन फंक्शन ऑफ अ फिश प्लेट, जो फिश प्लेट है उनका मेन काम क्या होता है, आपको थोड़ी देर पहले ही उनका एक तो काम बता दिया था, टू जॉइन दी टू रेल्स टुगेदर. आपको यही मेन फंक्शन है आपका फिश प्लेट का, टू जॉइन दी टू रेल्स टुगेदर. तो ये आपके समझ में आ गए होंगे. तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे ही आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो.